चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी दुनिया को चलाती है, उसे आकार देती है, ऊष्मा की। अच्छा, शुरुआत एक पहेली से करते हैं जो ऊष्मा की पूरी कहानी को समझने में मदद करेगी। सोचिए, एक तरफ है खौलती हुई चाय की एक प्याली और दूसरी तरफ है एक विशाल बर्फीला आइसबर्ग। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा ऊष्मा यानी हीट किसमें होगी? इसका जवाब सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम 5 कदम चलेंगे। पहले हीट और टेम्परेचर के फर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि गर्मी का चीज़ों पर क्या असर होता है। उसके बाद इसकी छुपी हुई ताकत को जानेंगे, इसके सफ़र को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। हीट और टेम्परेचर, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सच पूछिए तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और देखिए, सारा राज यहीं छिपा है। हीट यानी ऊष्मा किसी भी चीज़ के सारे मॉलिक्यूल्स की कुल मिलाकर एनर्जी होती है, जबकि टेम्परेचर यानी तापमान सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की औसत एनर्जी का एक नाप है। और बस इसीलिए वो विशाल आइसबर्ग भले ही ठंडा हो, लेकिन उसके अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स की कुल एनर्जी उस छोटी सी गर्म चाय की प्याली से कहीं कहीं ज्यादा होती है। तो जी हाँ, हमारी पहेली का सही जवाब है वो विशालकाय आइसबर्ग। और जब बात तापमान नापने की आती है तो हमारे पास ये 3 मुख्य पैमाने हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही पानी के जमने और उबलने के पॉइंट पर और एब्सोल्यूट ज़ीरो पर टिके हैं। मतलब वो सबसे ठंडा तापमान जहां हर मॉलिक्यूल की हरकत थम जाती है। तो अब जब हम हीट और टेम्परेचर का फर्क जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा हमारे आसपास की चीजों पर असल में असर कैसे डालती है। देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा नियम है जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जब किसी चीज को गर्मी दी जाती है तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जैसे एक तरह की खलबली मच जाती है। वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं, और नतीजा, वो चीज फैल जाती है, यानी साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है। और यकीन मानिए, इस एक छोटे से सिद्धांत का असर हमें हर जगह दिखता है। रेल की पटरियों के बीच जो जगह छोड़ी जाती है वो इसीलिए, बड़े बड़े पुलों में जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं वो भी इसी के लिए, यहाँ तक कि गर्मियों में टेलीफोन के तारों का ढीला पड़ जाना भी इसी का नतीजा है। हमारी दुनिया इसी एक नियम को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। लेकिन प्रकृति में हमेशा एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो नियमों से नहीं खेलता, और यहाँ वो खिलाड़ी है पानी। पानी इस मामले में दुनिया के सारे नियम तोड़ देता है, और उसका यही अजीब बर्ताव धरती पर जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पानी का ये अजीब बर्ताव ही झीलों और तालाबों में रहने वाले जीवों को बचाता है। होता ये है कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे भारी होता है। जब सर्दियां आती हैं तो ठंडा पानी नीचे बैठता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से और ठंडा होकर जब वो बर्फ बनता है तो वो हल्का होकर ऊपर तैरने लगता है। बर्फ की ये ऊपरी परत एक कंबल की तरह काम करती है जो नीचे के पानी को जमने से रोकती है, और इसी वजह से मछलियां और दूसरे जीव जंतु कड़कड़ाती ठंड में भी जिंदा रह पाते हैं। पर गर्मी का काम सिर्फ चीजों का तापमान या आकार बदलना ही नहीं है। नहीं, इसके पास पदार्थ का रूप पूरी तरह से बदलने की एक छिपी हुई एक जादुई शक्ति भी है। इसको ऐसे समझिए कि किसी चीज का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और पानी इस मामले में चैंपियन है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत सारी गर्मी सोख सकता है और अपना तापमान जल्दी नहीं बढ़ने देता। समझिए, ये गर्मी का एक स्पंज है। गाड़ियों के रेडिएटर से लेकर समंदर किनारे के सुहाने मौसम तक पानी का यही गुण जिम्मेदार है। और पानी का यही गुण हमें एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो एक खतरनाक सवाल पर लाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता पानी और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, दोनों का तापमान एक है, पर भाप से जलना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है गुप्त ऊष्मा में। जैसा नाम वैसा काम, ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलते समय, जैसे पानी से भाप बनते समय, या तो सोखता है या छोड़ता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान 1 डिग्री भी नहीं बदलता।
देखिए 100 डिग्री के पानी को 100 डिग्री की भाप में बदलने के लिए एक जबरदस्त बहुत ही बड़ी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा लगती है। और जब ये भाप हमारी त्वचा से टकराती है तो वापस पानी बनते हुए ये सारी की सारी छिपी हुई ऊर्जा एक ही झटके में छोड़ देती है और इसीलिए भाप से जलना बहुत ज्यादा गंभीर होता है। तो हमने जाना कि ऊष्मा क्या है और ये क्या-क्या कर सकती है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। समझिए कि इसके पास 3 सुपर हाईवे हैं। ये 3 रास्ते हैं, कंडक्शन यानी चालन, कन्वेक्शन यानी संवहन और रेडिएशन यानी विकिरण, और तीनों का काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला रास्ता है कंडक्शन। ये तब होता है जब गर्मी एक मॉलिक्यूल से अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल में सीधे संपर्क से ट्रांसफर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म चाय में रखे चम्मच का हैंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। फिर आता है कन्वेक्शन। इसमें गर्म होकर हल्के हुए तरल या गैस ऊपर की तरफ उठते हैं और अपने साथ गर्मी को भी ऊपर ले जाते हैं। पतीले में उबलता हुआ पानी हो या आसमान में उड़ता हॉट एयर बलून, ये दोनों इसी का कमाल है। और आखिर में है रेडिएशन। ये तो खुद ऊर्जा की यात्रा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में, और इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं। सूरज की गर्मी का अंतरिक्ष के खालीपन को पार करके हम तक पहुंचना, यही तो रेडिएशन है। चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि गर्मी की ये पूरी कहानी हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी को असल में चलाती कैसे है। सोचिए, सूरज की रेडिएशन ही धरती पर जीवन की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पानी की स्पेसिफिक हीट दुनिया के मौसम को कंट्रोल करती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकना भी गर्मी की भौतिकी का ही एक कमाल है। यहाँ तक कि किसान जो पाले से फसल बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, वो भी पानी की गर्मी को धीरे धीरे छोड़ने की क्षमता का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये महज एक भौतिक शक्ति नहीं है, ये तो जीवन की शक्ति है। जैसा कि कहा गया है, ऊष्मा से ही हर जीव का भोजन बनता है और वसंत में ऊष्मा के असर से ही कली खिलकर फूल बन जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर वसंत की गुनगुने धूप का मतलब सिर्फ एटम्स की रफ्तार का बढ़ जाना है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे और कितने जादू बिखरे पड़े हैं जिन्हें हम अभी तक सिर्फ भौतिकी के नियम के तौर पर